हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 92 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 93 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, इस सेट को ख़त्म होने के बाद, मतलब ये जो 100 सेट है, इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग 7500 वाले बुक को के सेट को डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस सेट को इतना प्यार दिया है, तो आगे उस बुक वाले सेट को भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। दोस्तों, अम्ल वर्षा कैसे होता है? तो जब हवा रसायन पदार्थ के निरंतर संपर्क में आता है, तब वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 या फिर उससे अधिक अगर अम्लीय हो जाता है, यानी 5.6 से उसका पीएच मान कम हो जाता है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। वैसे वर्षा का जो पानी होता है वो उदासीन होता है, यानी कि उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, लेकिन जब 7 से कम होता है तो वो अम्लीय हो जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के वायु प्रदूषण की वजह से अम्ल वर्षा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित है। पहला है नोंगखाइलेम अभ्यारण्य, जो कि मेघालय में स्थित है, ये सही है। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यह कर्नाटक में स्थित है, ना कि उड़ीसा में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक याद रखिएगा। पेरियार अभ्यारण्य, यह केरल में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में, तो ये भी गलत है। चौथा है रणथंभौर अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में स्थित है, ना कि गुजरात में, तो ये भी गलत है। सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी ओडिशा में स्थित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है काकड़ा पाड़ा परियोजना, जो कि गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है पोचमपाद परियोजना, जो गोदावरी नदी में आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही सुमेलित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। उसके बाद है जायकाबाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि कृष्णा नदी पे, तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है? तो इसमें से किसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों जहांगीर महल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर महल अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया है। बाकी जो है शीश महल, दीवाने महल और खास महल, ये सभी शाहजहां के द्वारा निर्मित महल है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा लगाया गया था, और यह सैन्य प्रशासन के लिए और क्षेत्रीय कमान द्वारा सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु अकबर के द्वारा चलाया गया था मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइम ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 ईस्वी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में किया गया था, जो कि बाद में चलकर 1889 ईस्वी में यह दैनिक अखबार बन गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइम ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है मौर्य समाज का विभाजन? तो यह दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। यह भारत में लगभग 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो दोस्तों, खुदाई खिदमतगार को
खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा संगठित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, खुदाई खिदमत कार्ड आंदोलन को लाल कुर्ता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, यानी जो भारतीय नहीं है उसको भी। तो पहला है संवैधानिक निवारण का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में इसका चर्चा किया गया है। यह विदेशी को भी प्राप्त है, यानी जो भारतीय नहीं है उसको भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। उसके बाद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने या बसने की स्वतंत्रता या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। ये तीनों के तीनों सिर्फ भारतीय को ही प्राप्त अधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि यह अदालतों के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो दोस्तों, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत होता है वह पहले संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है ताकि वह अपनी सहमति इस पर जता सके। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति इस पर जता देता है, यानी सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनकी सहमति मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब। अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, पंचायती राज्य की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 ईस्वी को किया गया था। दोस्तों, इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कणों को सिर्फ कणों के रूप में ही नहीं बल्कि तरंगों के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से डी ब्रोगली के द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है, लेकिन अगर यह अम्लीय विलयन का रंग पूछता तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग लाल होता है, लेकिन इसमें क्षारीय पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पीला होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन। दोस्तों, कार्बन के मिलाने से ये कठोर हो जाता है, जिसका प्रयोग ट्यूब बनाने में, टायर बनाने में, ये सारी चीज़ों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उजला थोथा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, उजला थोथा यानी वाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र होता है जिंक सल्फेट, यानी रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जिंक सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है और उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। ये नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है और इसमें उजला थोथा का पूछा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक सल्फेट। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शनि का जो घनत्व है उसका घनत्व होता है 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका घनत्व होता है जो कि पानी के घनत्व से भी कम है। शनि का घनत्व इतना कम होता है कि वह पानी पे आसानी से तैर सकता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा किस ग्रह का घनत्व होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वो पृथ्वी का होता है। किसका होता है? तो पृथ्वी का। इसका कितना होता है? तो 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम शनि और सबसे ज़्यादा पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीप और 3 जलीय निकायों से होकर गुजरती है। इसमें किससे नहीं गुजरती है? तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती है। हमारे भारत से भी दोस्तों विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का वनस्पति कहलाती है? तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध का पेड़ जो है वो कैसा होता है? तो यह शंकुधारी होता है, चौड़ी पत्ती वाले होता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मेपिल पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, देवदार का पेड़ हो गया, ये सारे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेसोफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह कब आया था? तो दोस्तों यह आया था सितंबर 1972 ईस्वी में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम आया था दोस्तों 2002 में। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था अप्रैल 1973 ईस्वी में। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी आया था फरवरी 1992 ईस्वी में। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोवाई, सुकरी और जुजारी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों यह लूनी की सहायक नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी। दोस्तों इसके अलावा जोवाई, सुकरी और जोजारी के अलावा गुहिया, बांडी, ये सब भी लूनी की सहायक नदी है। दोस्तों अगर हम लूनी नदी के सहायक नदी की बात करें तो जोजारी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी में दक्षिण की तरफ से जाकर मिलती है। बाकी सारी नदियाँ लूनी नदी में बाईं तरफ से आकर मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तीय पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों एक गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं, जिसे पी अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुव। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो दोस्तों किसी भी चालक में विद्युत धारा को H=I² के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें H जो है यह ऊष्मा है, I विद्युत धारा, R प्रतिरोध और T समय यानी टाइम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? तो ऐसी अभिक्रिया जो कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाता है और वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं बदलता है। लेकिन भौतिक अभिक्रिया वो होता है जो कि अपने रूप को बदलने के बाद पुनः वह पहले के रूप में ट्रांसफर हो सकता है, यानी पहले के रूप में वो आ सकता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो वो हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। अगर मक्खन खट्टा हो गया, यानी अगर दूध फटा और दही हो गया,
यानी दूध को अगर आप दही में कन्वर्ट कर लिए तो वो फिर से दूध नहीं बन सकता। अगर मक्खन एक बार खट्टा हो गया तो वह पुनः पहले के जैसा नहीं हो सकता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं बर्फ़ का पिघलना, अगर बर्फ़ पिघल कर पानी बन गया तो उसे आप पुनः जमा कर बर्फ़ बना सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। वहीं पे आयोडीन क्रिस्टलों का उद्पादन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। और गीले कपड़े का सूखना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है। दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेशित कण बुलबुले की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से बुलबुला फैलता है और उसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा घोल है जो विद्युत का चालक नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज घोल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, ग्लूकोज घोल ये आयनों में नहीं टूटते हैं, जिसकी वजह से ये घोल विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? दोस्तों, अगर मान लीजिए ये सघन माध्यम है, यहाँ पे आप कांच रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप कांच रख लीजिए और यहाँ पे आप पानी या फिर आप यहाँ पे वायु रख लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ से आप प्रकाश को गुजारेंगे तो ये अभिलंब है और ये अभिलंब से दूर भागेगा, ये इस तरह से भागेगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है और उसकी गति में बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अभिलंब से दूर भागेगी और गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल या बैटरी। दोस्तों, सेल या फिर बैटरी कई विद्युत रासायनिक सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। इन सेलों के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया से विभवांतर पैदा होता है, जो कि इसके विभवांतर को बनाए रखता है, चालक विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो दोस्तों, सरल अस्थायी उत्तक इसमें जाइलम का नहीं है, क्योंकि जाइलम में जटिल अस्थायी उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों? तो जाइलम का कार्य है जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज लवण को खींचना और उसे पत्तियों तक पहुंचाना। खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना ताकि वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना सके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित आवेशों चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह विज्ञान पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस यह हड्डी से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें हड्डी की डेंसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो दोस्तों, बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज है एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स पिल्स खा लीजिए, उससे बैक्टीरिया के संक्रमण को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में मूल जीव के क्लोन बनते हैं, अंडे बनते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो दोस्तों, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य
एंड्रोस्पर्म करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोस्पर्म। दोस्तों इसके द्वारा बीज के विकास और अंकुरण के दौरान भ्रूण की रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो दोस्तों एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है, यानी कि पार्श्व विभ्याजोतक के द्वारा बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों तने की परिधि बढ़ने की वजह से पार्श्विक विभ्याजोतक या कॉर्क कैम्ब्रियम और संवहन कैम्ब्रियम की उपस्थिति के कारण ये पौधे का के तने का घेरा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक और उत्तकों के समूह से अंग का निर्माण होता है। दूसरा है, उत्तक शब्द का प्रयोग वीसेट ने किया था। तो ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं उत्तक कहलाती है। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिपेरिन की वजह से दोस्तों मानव शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। दोस्तों यह बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और रक्त प्लाज्मा में मौजूद एंटीथ्रोम्बिन 3 को सक्रिय करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धान के खेत में। दोस्तों धान के खेत में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, जिसमें नील हरित शैवाल की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नील हरित शैवाल का विकास हो जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है हैजा। दोस्तों हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि सही है। दूसरा है कोढ़ यानी कुष्ठ रोग, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। ये भी सही है। तीसरा है टिटेनिस, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। ये भी सही है। चौथा है प्लेग। दोस्तों प्लेग हेमोफिलस परट्यूसिस के द्वारा नहीं होता है। यह यानी प्लेग जो है येरसेनिया पेस्टिसस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? येरसेनिया पेस्टिसस नामक बैक्टीरिया की वजह से। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा यह प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 1978 ईस्वी में हिंदू विकास दर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है? तो दोस्तों ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक MG रनाडे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों रशियन क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो दोस्तों रशियन क्रांति यह 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इसी वजह से इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम बैथुन कॉलेज था। क्या नाम था? बैथुन कॉलेज। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लगभग 35 स्कूल खोले थे, जिसमें से बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में किए थे और यह स्कूल दोस्तों भारत का पहला स्थानीय कन्या विद्यालय था, जो कि स्त्री के लिए खोला गया था। इसमें लगभग 21 लड़कियां ने पहले मतलब 21 लड़कियों ने इसमें अपना नामांकन करवाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? दोस्तों सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का मतलब क्या है अगर पूछे तो दोस्तों इसमें भक्ति का मतलब है किसी भी काम के लिए समर्पण और प्रेम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। अगला प्रश्न है कि सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद चेसू दराज को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका मूल नाम अगर पूछे तो इनका मूल नाम है सैयद मोहम्मद अल हुसैनी, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है गुप्त काल में पेठ इकाई थी। तो दोस्तों पेठ जो है यह ग्राम समूह की इकाई थी, जो कि उस समय शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। अभी भी ग्राम समूह सबसे छोटी इकाई है शासन प्रशासन की, मतलब राजनीति की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम समूह की इकाई। अगला प्रश्न है अक्षय नीति का संबंध है। तो दोस्तों अक्षय नीति का संबंध स्थानीय दान से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो दोस्तों पौधों में ऑक्सीन हार्मोन के संचार के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस घटना को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीन हार्मोन। दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, ना कि जानवरों में। ये क्या क्या करता है? तो दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसके बाद फल को गिरने से रोकने का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर ही कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। प्रश्न है मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मछलियों के हृदय में दो कक्ष होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। दोस्तों मछलियों के हृदय को सिरापरक हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरापरक हृदय भी कहा जाता है। मछली के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त संचरित होता है, जो कि एक दिशीय प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है, यानी वो श्वास किससे लेता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।